हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमारे टीपीए पे दूसरा लेक्चर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो वो देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्टरी पार्ट की कि टीपीए किस टाइप के ट्रांसफर्स में अप्लाई होता है, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 90% या 80% केसेस में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है, ठीक है। स्टार्टिंग का जो चैप्टर 2 है उसमें दिया हुआ है कि मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के रूल्स दिए हुए हैं, हमने सब लोग जाना था, ठीक है। आप देख लीजिएगा उसको। चलिए तो आज हम लोग सेक्शन 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 क्या कहता है भाई? इसका शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट और एक्सटेंड, ठीक। तो शॉर्ट टाइटल क्या है इसका? इसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहेंगे 1882, ठीक। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट डेट हम लोग ने इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा ही था, 1 जुलाई 1882, ठीक। एक्सटेंड, देखिए एक्सटेंड पे इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें दी हुई है, उसको सब भूल जाइए आप, ठीक। जो लिखा है वो पार्ट बी स्टेट्स जब हुआ करते थे, जब शेड्यूल 7 में, सॉरी पार्ट 7 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दिए हुए थे, उसको फिर रिपील कर दिया गया था। आप लोग से क्वेश्चन है कि पार्ट 7 जो पार्ट बी स्टेट्स जिसमें दिया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको कब रिपील किया गया था? आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें आप लिख लीजिए इट एक्सटेंट में आप ये लिख लीजिए इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। सिर्फ पंजाब में अप्लाई नहीं होता है, ऑन डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं होता है। वैसे तो कोर्ट वहां पर पंजाब में जब प्रॉपर्टी का कोई केस देखते हैं या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, तो वो टीपीए ही अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, ठीक है। उस ग्राउंड पे वो टीपीए का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप लोग इसमें सिर्फ इतना लिख लीजिए इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ पंजाब। चलिए सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 रिपील ऑफ द एक्ट है। इसमें भी आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ भी काम का नहीं है, ठीक है, आपके लिए। क्योंकि ऐसे तो हम लोग अगर एक एक लाइन सब पढ़ेंगे फिर कैसे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा आपका, ठीक है। हम लोग को एग्जाम भी तो देना है, एग्जाम हम लोग को देखना है कि कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैचिंग वर्ड क्या है उसमें, क्या इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज डिटेल में पढ़नी है, अब जैसे कि ट्रांसफर टू अनबोर्न पर्सन, ठीक है, और ये ऑस्टेंसिबल ऑनर, ये सब चीजें तो हम लोग देखेंगे ही, ठीक है। ये तो डिटेल में ही पढ़ी जाएंगी भाई, ठीक है। चलिए सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 में आप लास्ट में आइए। सेक्शन 2 सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि सेक्शन 2 ये कहता है कि चैप्टर 2 मुस्लिम लॉ पे, मतलब मोमडन लॉ पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। चैप्टर 2 जो कि सेक्शन 5 से लेकर 53A तक है, वो मोमडन लॉ पे अप्लाई नहीं होता है। इतनी बस काम की बात है सेक्शन 2 में, ठीक है। चलिए सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। इतना सब लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्लाउज में, इंटरप्रिटेशन क्लाउज में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है, इंस्ट्रूमेंट की दी है, अटेस्टेड की दी है, रजिस्टर्ड की दी हुई है, एक्शनेबल क्लेम की दी हुई है, और नोटिस, ए पर्सन इज सेट टू हैव नोटिस, ठीक है। इन सब पे अप्लाई कर लीजिएगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए हर डेफिनेशन क्लाउज में, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभार ऐसे आ जाता है कि सेक्शन 3 और टीपीए में किस किस की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, तो उसमें आपको दी हुई है, ठीक है। तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ यार इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की दी हुई है, मूवेबल की नहीं दी हुई है, ठीक। तो ऐसे भी याद होना चाहिए आपको। तो इंस्ट्रूमेंट हम लोग ने पहले बात की थी इंट्रोडक्टरी पार्ट में। इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक। इंस्ट्रूमेंट में और कुछ देखने को है नहीं, बस आप ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। प्री में ये तो मतलब ये समझिए कि बहुत अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो एक आध ये भी डाल देते हैं उसमें, ठीक है। क्या कि इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, ठीक। और रजिस्टर्ड का जो इसमें मतलब है, रजिस्टर्ड मीन्स रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब वही है कि रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है मेंस में, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 1-2 क्वेश्चन अंदर से भी आ जाते हैं प्री में भी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। इतना सब इसीलिए लिख रखा है आपके लिए, ठीक है। आप साथ में ही नोट्स बनाते चलें। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अटेस्टेड और एक्शनेबल क्लेम और नोटिस, ये चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने आपको बताई थी, इंस्ट्रूमेंट में कोई काम की चीज नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंट मीन्स नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। रजिस्टर्ड का मतलब है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कहाँ? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ठीक।
अब अभी हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी और अटेस्टेड टू द अर्थ ये दोनों चीजें हम लोग अभी देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो दी है ना वो निगेटिव में दी हुई है। ठीक है, निगेटिव में कैसे? क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इन्होंने ये बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है। इन्होंने इसमें सेक्शन 3 में टीपीए के सिर्फ ये बताया कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ये 3 चीजें, 1, 2 और 3, ये 3 चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन ये तो नहीं बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो इसलिए निगेटिव में डेफिनेशन दी हुई है, तो इसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ा, अब ये कंप्लीट तो डेफिनेशन नहीं है, तो भाई अब इससे काम चल नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो हम लोगों ने जनरल क्लॉज एक्ट देखा। जनरल क्लॉज एक्ट में क्या देखा हम लोगों ने देखा कि जनरल क्लॉज एक्ट क्यों। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 367। हाँ चलिए आप लोग के लिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन क्लाउज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो टर्म इस्तेमाल हुए हैं, तो उनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं दी होंगी, तो कहाँ दी हुई है आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए जनरल क्लाउज एक्ट हम लोगों ने क्यों देखा ये मैं बताने वाला था। सेक्शन 367 ऑफ द आर्टिकल 367 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये दिया हुआ है कि अगर कोई भी डेफिनेशन कहीं पे ना मिले, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दिया हुआ है बेसिकली वो, अगर कोई भी डेफिनेशन कहीं ना मिले तो आप जनरल क्लॉज एक्ट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें जो दी होगी हम वही मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग ने वही अप्लाई किया। अब भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ नहीं दिया हुआ था, तो हम लोग चलो जनरल क्लॉज एक्ट देखते हैं। तो जनरल क्लॉज एक्ट जब हम लोग देखा तो उसमें हमने जाना कि सेक्शन 3 है ना, हाँ जी, सब क्लॉज 26 याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए मेंस में लिखिएगा, लिख दीजिएगा इसको भी। सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 में ये दिया हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड। अब उन्होंने कहा था डज नॉट इंक्लूड। जनरल क्लॉज एक्ट में दिया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग अटेस्टेड विद द अर्थ एंड द थिंग्स परमानेंटली फर्स्टेंड विद द थिंग्स सो अटेस्टेड विद द अर्थ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग अटैच विद द अर्थ एंड द थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड विद द थिंग्स सो अटैच विद द अर्थ। ठीक है, इन्होंने 4 चीजें जनरल क्लॉज एक्ट में जोड़ दी, 1, 2, 3, 4, 5 चीजें इन्होंने जोड़ दी कि ये चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी। ठीक है, अब ये भी सिर्फ क्या इतनी चीजें आएंगी। ठीक है, अब ये भी अपने आप में कंप्लीट नहीं थी, तो हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन एक्ट देखा उठा के। ठीक है भाई, टीपीए में बहुत छोटी डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन ही नहीं दी है, उन्होंने तो ये कहा कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है ये जानने के लिए हम जनरल क्लॉज एक्ट में गए। जनरल क्लॉज एक्ट में क्या दिया हुआ था कि लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग अटैच्ड विद द अर्थ एंड थिंग परमानेंटली फास्टेंड विद द थिंग सो अटैच्ड विद द अर्थ। ये चीजें इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं थी, तो हमने क्या किया, तो हम चले गए रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक, रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या दिया हुआ था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हेरिडेटरी अलाउंसेस, राइट ऑफ वे, एयर एंड लाइट, राइट टू फेरी, फिशरी, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स परमानेंटली अटैच विद द अर्थ बट डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ऑल अदर प्रॉपर्टीज आर मूवेबल। चलिए, तो इसमें जो है ये 3 डेफिनेशन देखने के बाद भी अभी भी ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बनी। क्यों नहीं बनी भाई? क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अलावा भी और आ रही थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, चलिए रुकिए इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि लैंड में क्या क्या इंक्लूड होगा, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड में क्या क्या इंक्लूड होगा, थिंग अटैच्ड विद द अर्थ में क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, और थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड विद, ये देखेंगे इन 4 चीजों में क्या क्या चीजें और आ जाती हैं। ठीक है, अरे सिर्फ लैंड कह देने से सब कुछ थोड़े हो जाएगा भाई।
आपको हमें डिटेल में बताना पड़ेगा क्या कि और क्या क्या इसमें आ जाता है। जो कि इसको साफ करते हैं फिर आपके लिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्या है। समझ में तो आ रहा है ना आपके? चलिए समझ में तो आ ही रहा होगा, और कमेंट वमेंट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, आएगा समझ में, क्यों नहीं आएगा, आसान ही तो है। तो हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, लोग देखते हैं। लैंड क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, और क्या था, थिंग अटैच्ड विद द अर्थ, ठीक। ये एक्चुअली वही है, थिंग अटैच्ड विद द अर्थ। थिंग अटैच विद द अर्थ जो आपके जो सेक्शन 3 में जो दिया हुआ है, ठीक है, अटैच टू द अर्थ, ठीक है, ये जो दिया हुआ है अटैच टू द अर्थ, यही है, ठीक है, जो जनरल क्लॉज एक्ट में दिया हुआ है। जनरल क्लॉज एक्ट में ये दिया हुआ है कि थिंग अटैच टू द अर्थ भी इमोरल प्रॉपर्टी होगा, ठीक। लेकिन सेक्शन 3 टीपीए में उसको डिफाइन भी किया गया हुआ है कि थिंग्स अटैचेड विद द अर्थ क्या होगा। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। Rooted in the earth, embedded in the earth, घबराइए मत, समझ में सब आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। लैंड में क्या क्या आ जाएगा भाई, बताइए आप लोग, सोचिए क्या क्या आ जाएगा। अब लैंड में वो सारी चीजें, ठीक है, चाहे इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ लैंड, इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ लैंड। अब चाहे, अब मान लिया कोई लैंड है, ठीक है, तो उसकी सॉइल, ठीक है, उसके ऊपर अगर वाटर है तो वो वाटर, ठीक है, कोई लेक है तो लेक, उसके अंदर मिनरल्स हैं, कुछ भी है, वो सारी चीजें इमोरल प्रॉपर्टी में आ जाएंगी, क्योंकि वो लैंड इंक्लूड्स ऑल सच थिंग, ठीक। इसलिए अब कोई लेक है, अगर लेक है तो उसका पानी तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, लेकिन फिर भी वो इमोरल प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक। सॉइल है, ठीक है, वो भी इमोरल प्रॉपर्टी में आएगा। अगर लैंड के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग इमोरल प्रॉपर्टी में आएगी, चाहे लैंड के ऊपर आउटर स्पेस, इनर स्पेस, ठीक है, वो सारी चीजें लैंड में आएंगी और वो सारी चीजें इमोरल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। चलिए क्या समझ में आई आपको, लिख लीजिए थोड़ा और। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉइल, मिनरल्स, समझ आएगी नहीं आपको? ये एक्चुअली में मेंस में पूछ भी दिया जाता है, इमोरल प्रॉपर्टी, डिफाइन इमोरल प्रॉपर्टी अंडर टीपीए, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल में ही लिख दें इसमें, ठीक। बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ, जैसा ये लिखा हुआ है वैसा ही ये बोलना चाहता है। अब लैंड अगर इमोरल प्रॉपर्टी है तो उससे बेनिफिट जो आ रहे हैं, ठीक है, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, कहना का मतलब है कि हेरिडिटरी अलाउंसेस, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग है उसका जो रेंट आ रहा है, कोई बिल्डिंग है उसका जो रेंट आ रहा है वो भी इमोरल प्रॉपर्टी है, ठीक। कोई मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, उसका डेप्ट, वो भी इमोरल प्रॉपर्टी है, ठीक है।
और राइट टू फेरी फिशरीज, ठीक है। अब फिशरीज है वो लेक में ही तो या किसी बड़ी नदी में ही तो हो पाएगी, तो उसमें से जो उसका राइट होगा ना वो फिशरीज निकालने का, वो भी इमोवल प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो लैंड इंक्लूड करता है। लैंड इंक्लूड्स ऑल्सो लेक, ठीक। ये सारी चीजें इमोवल प्रॉपर्टी में आएंगी। लिख लेते हैं क्या है। हेरिडिटरी ऑफिस, हेरिडिटरी अलाउंसेस, रेंट ऑफ बिल्डिंग, राइट टू फेरी एंड फिशरी, अभी हम लोग देखेंगे इसको, टेंशन मत लीजिए। आपका प्री का तो एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, चलिए एक क्वेश्चन तो नहीं, 90% तो आपका करवा के रहूंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कहना चाहिए, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। क्वेश्चन बनाने वाले तो बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है, उनसे पंगा नहीं ले सकते। चलिए अब थिंग अटेस्टेड विद द अर्थ, देखिए सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है। अटेस्टेड टू द अर्थ मीन्स ए रूटेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स। अब क्या है, रूटेड इन द अर्थ एज इन केस ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स, ठीक। अब क्या है ये, ट्रीज के केस में एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए ट्रीज में दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक, लिख लीजिए क्या है। पहला ये है, अगर फ्रूट्स और स्टैंडिंग टिम्बर, ट्री जो है उनको दो पार्ट में बांटा गया है। ईपीए में ट्रीज को दो पार्ट में बांटा गया है। अगर ऐसे ट्रीज हैं जो फ्रूट्स देते हैं, ठीक है, जिसमें से फ्रूट्स ग्रोइंग ट्रीज हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे। अगर फ्रूट ग्रोइंग ट्रीज हैं तो इमूवेबल माने जाएंगे। अगर स्टैंडिंग टिम्बर्स हैं, कहने का मतलब वो सारे ट्री जो फर्नीचर के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए इसमें इस्तेमाल होते हैं, उनको हम स्टैंडिंग टिम्बर माने वो बोलेंगे। और स्टैंडिंग टिम्बर अगर बोलेंगे तो जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, तो वो मूवेबल हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, नीम का पेड़, बबूल का पेड़, ठीक, और शीशम का पेड़, ये सब क्या है, ये सब मूवेबल है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ दिया जाता है, 4-5 पेड़ के नाम दे दिए जाएंगे कि इसमें बताइए कौन सा मूवेबल है या कौन सा इमूवेबल है, तो आप कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन आ गया। तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूं आपको, क्या है कि अगर फ्रूट ग्रोइंग ट्री है जिसमें से फ्रूट्स निकल रहे हैं, तो फिर वो इमूवेबल माना जाएगा। अगर वो ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आती है, चाहे फर्नीचर के लिए चाहे हाउस के लिए, जैसे नीम, बबूल, शीशम, तो वो मूवेबल है, ठीक है। एक क्वेश्चन उठ जाता है, मैंगो, मैंगो ट्री क्या है, इसकी लकड़ी भी इस्तेमाल होती है और मैंगो तो खाए जाते हैं, ठीक। अब मैंगो ट्री के केस में इंटेंशन ऑफ द पार्टीज डिपेंड करती है। अगर जिसके पेड़ हैं, अगर उसने फ्रूट्स बेचने के लिए अगर वो पेड़ लगाया है, ठीक है, तो फिर वो इमूवेबल में आएगा, ठीक। लकड़ी बेचने के लिए लगाया है तो वो स्टैंडिंग टिम्बर में आएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंग अटेस्टेड विद द अर्थ का मतलब ही यही है कि जो चीजें जमीन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब किस हिसाब से जुड़ी हुई हैं, रूटेड इन द अर्थ, जो जमीन से उगे, जैसे कि ट्रीज और सब, ठीक। ट्रीज में हम लोग ने दो चीजें जानी कि ट्रीज दो टाइप के होते हैं, फ्रूट ग्रोइंग ट्रीज और स्टैंडिंग टिम्बर। फ्रूट ग्रोइंग उन्हें कहेंगे, अगर फ्रूट ग्रोइंग ट्री होगा तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर स्टैंडिंग टिम्बर होगा, जैसे स्टैंडिंग टिम्बर वो होंगे जो जिसकी लकड़ी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के इस्तेमाल में आती है, चाहे हाउस के लिए चाहे फर्नीचर के लिए, जैसे कि नीम, बबूल और शीशम। मैंगो के केस में इंटेंशन डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि इसकी लकड़ी दोनों के काम आती है, ठीक। अब एम्बेडेड इन द अर्थ, एम्बेडेड इन का अर्थ मतलब क्या है कि जो जमीन में लगाया गया हो, मतलब कि जैसे बिल्डिंग, ठीक है। एम्बेडेड इन द अर्थ में
इसको मिटा दें। एम्बेडेड इन द अर्थ का मतलब हो गया फॉर एग्जाम्पल वॉल, बिल्डिंग, ठीक है, ये सब चीजें एम्बेडेड इन द अर्थ में हो जाएंगी। ठीक, चलिए एम्बेडेड इन, ज्यादा डिटेल में क्या है इसमें आपको समझ में तो आ गया होगा ना, उस पर क्या आधे घंटे और बोले, कोई फायदा थोड़े उससे। थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड विद द थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। अब क्या है, इसी थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ में ही कोई चीज अगर परमानेंटली फास्टेंड कर दी जाती है, परमानेंटली जोड़ दी जाती है, तो वो भी इमोवल प्रॉपर्टी में ही आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल विंडो, अरे विंडोज तो भाई परमानेंटली तो फिट की जाती हैं, ठीक है। गेट, अब ये गेट लगा हुआ है, ये परमानेंटली तो है, इसको ये थोड़े है कि यार लगा रहे हैं कल हटा देंगे, मूव होता है लेकिन ये मूवेबल में नहीं आएगा, ये इमूवेबल है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंटली फास्टेंड विद द थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। एम्बेडेड इन द अर्थ क्या है, ये दीवार, ठीक है। अब इस दीवार में भी जो चीज परमानेंट फिक्स कर दी जाएगी वो चीज हो जाएगी, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन क्या ये बोर्ड भी इमूवेबल है? नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चाहे तब हम इसको हटा सकते हैं। फैन नहीं है, और घड़ी, बल्ब, ये सब नहीं होते हैं, ठीक, ये तो हटाए जा सकते हैं, ठीक है। गेट थोड़े हटा लोगे आप, हटा सकते हो लेकिन रोज थोड़े हटाया जाता है, तो वो इमोवल में ही आएगा। ठीक, चलिए इतनी बात आई समझ में। अब जरा इसमें देखते हैं हम लोग और क्या करना है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं इससे कि इसमें कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी मूवेबल है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले। चलिए तो ये हम लोगों ने लिख लिया है। अब इसमें क्या है, हम लोग को देखना है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। क्यों देखना है? क्यों देखना है? क्योंकि भाई साहब इसमें से प्री में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, राइट ऑफ वे और ईजमेंट, ठीक है। अगर राइट ऑफ वे या ईजमेंट है तो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। राइट अंडर लीज और टेनेंसी, राइट टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड मिनरल फ्रॉम द माइंस। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि लैंड के साथ साथ क्या क्या चीज आ जाती है, चाहे उसके नीचे हो चाहे उसके ऊपर हो। तो गोल्ड और मिनरल्स कहाँ पाए जाएंगे, लैंड के नीचे ना, तो ये इमोवल प्रॉपर्टी में आएगा। राइट टू फिशरी और फेरी, राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम बिल्डिंग, ये भी देखा था हम लोगों ने। राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम इट्स ट्रीज, मॉर्टगेज डेब्ट, इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, ऑफिस ऑफ हेरिडिटरी प्रीस्ट ऑफ ए टेम्पल, ठीक है। मॉर्टगेज डेब्ट बहुत पूछा जाता है कि मॉर्टगेज डेब्ट इज मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है, याद रखना। इक्विटी ऑफ रिडम्पशन बहुत पूछा जाता है, मूवेबल है कि इमूवेबल है। अब आपको पता चल गया होगा कि ये इमूवेबल है। राइट ऑफ वे, ईजमेंट काफी पूछा जाता है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, राइट टू वर्शिप खूब पूछा जाता है, ये मूवेबल है कि इमूवेबल है। ये सारी चीजें मूवेबल है। राइट टू वर्शिप, गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट्स, रॉयल्टी, मेंटेनेंस अलाउंसेस काफी पूछा जाता है, ठीक है। मेंटेनेंस अलाउंसेस क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। कॉपीराइट मूवेबल है। डिक्री फॉर सेल ऑफ मॉर्टगेज डेब्ट मूवेबल है। डिक्री फॉर एरियर्स ऑफ लैंड, डिक्री फॉर सेल ऑफ मॉर्टगेज डेब्ट, मॉर्टगेज डीड मूवेबल है, लेकिन मॉर्टगेज डेब्ट इमूवेबल है। डिक्री फॉर एरियर्स ऑफ लैंड, ठीक है। मशीनरी नॉट अटैच्ड टू द अर्थ, राइट टू एंजॉय द यूज ऑफ रस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें मूवेबल हैं। इसके अलावा और मूवेबल क्या है, जो तीन चीजें वहां दी हुई थी, क्या क्या, स्टैंडिंग टिम्बर, ठीक है, बताइए, और ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक, ये भी चीजें मूवेबल है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।